बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब तक हमने सीख लिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना, वो भी ग्राफीय विधि से। बच्चों भाग 7 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे द्विचर रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधियों में से एक विधि प्रतिस्थापन विधि। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, द्विचर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियों में से एक विधि है प्रतिस्थापन विधि। और इस विधि को आज हम सीखेंगे उदाहरणों के माध्यम से। बच्चों जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊं आप उसको समझना और कॉपी में नोट करना। बच्चों देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 7 क्या है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। दो आपको रैखिक समीकरण दिए गए हैं, आपको हल करना है इसे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। बच्चों सर्वप्रथम हम जो समीकरण दिए गए हैं उनको लिख लेंगे। 7x - 15y बराबर 2, ये है समीकरण संख्या 1। फिर x + 2y बराबर 3, ये है समीकरण संख्या 2। प्यारे बच्चों ये है समीकरण संख्या 2। प्रतिस्थापन विधि में किस प्रकार से हम हल करते हैं उसको समझिए। यहाँ मैं बता देता हूँ आपको चरण। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, चरण 1, ये आपको लिखने नहीं है बच्चों, अपने माइंड में बैठा लेने हैं किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो चरण 1 क्या है, दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर x या y का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। और दूसरा चरण क्या है, जब आप प्रतिस्थापित कर देते हैं तो आपको एक चर के अंदर रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। आप क्या करेंगे, प्राप्त एक चर में समीकरण को हल करते हैं। हल करने का मतलब उस एक चर को पृथक करेंगे हम, ठीक है। एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे, चाहे से x का या y का, दूसरे में रख देंगे तो फिर वो एक जो चर आपने प्रतिस्थापित कर दिया है, मानो कि आपने अगर x का मान रख दिया है तो उस समीकरण से x गायब हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा। अब जब वो एक चर वाला समीकरण बचेगा तो हम उसको हल कर लेंगे और एक चर का मान प्राप्त कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, चरण 3 देखिए बच्चों, ठीक है। प्राप्त हल से दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर लेंगे, दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई विधि, 3 चरण में आपको काम करना है। कैसे कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। मैंने कहा किसी भी एक समीकरण से, तो मैं ले लेता हूं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए एक चर को पृथक करते हैं। दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल कर दूसरे में रखना है। तो एक चर का चाहे से मैं x का निकालूं चाहे y का, ठीक है। तो मैं यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ। x बराबर हो जाएगा 3 - 2y, ठीक है ना। x का मान किस में रख देंगे, x का मान दूसरे वाले में रखना है, तो 2 से आपने निकाला है तो 1 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर
जब आप एक समीकरण एक में रखेंगे x का मान देखो 7x माइनस 15y बराबर 2 है, 7x माइनस 15y बराबर 2। x के स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 7x के स्थान पे 3 माइनस कितना है बच्चों, 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y बराबर 2। ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो माइनस के 14y और माइनस के 15y माइनस का 29y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इधर पहले से है, ये प्लस का 21 इधर जाके माइनस 21, और यहाँ से y बराबर आ जाएगा बच्चों, देखो माइनस का 19 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और ये आ जाएगा 19/29। ठीक है, कितना आ जाएगा y का मान, 19/29। आपने क्या किया है, एक चर का मान रखा है, निकाला है पहले दूसरे समीकरण से और रख दिया है पहले समीकरण में, पहले समीकरण में रख दिया तो ये सिर्फ y में बच गया, हमने हल करके y का मान निकाल लिया। ये y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेंगे। तो y का मान अब मैं रख रहा हूँ समीकरण 2 में, लिखूंगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 में अगर आप रखेंगे तो x प्लस 2 गुणा y 19/29 बराबर कितना है 3, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 38/29। देखिए 19 को 2 से गुणा करेंगे 38 आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 49/29। प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 49/29। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से हम x और y के मान ज्ञात कर लेंगे बच्चों, और क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे, अंत में लिख देंगे, अतः x बराबर तो हमारे पास आया है 49/29 तथा y बराबर आया है, कितना आया था 19/29। यही हमारा क्या है, अभीष्ट उत्तर है। तो प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आई, किस प्रकार से हल करेंगे। आइए इस पर आधारित कुछ और उदाहरण करते हैं बच्चों। देखिए उदाहरण संख्या 8, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 क्या है बच्चों। ये वही आफताब और उसकी पुत्री वाला, पढ़ देते हैं एक बार फिर से। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ हमें इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त नहीं करना, हमें इसको हल करना है। हल करने का मतलब इस समस्या के अंदर जो अज्ञात राशियाँ हैं उनको हमें पता करना है। कौन सी अज्ञात राशियां हैं? आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु, ठीक है ना। तो वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? हल में सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि माना कि आफताब की, और आयु जब भी माने तो कैसे माने? वर्तमान आयु माने। तो आफताब की वर्तमान आयु आप मान ले x वर्ष है, तथा उसकी पुत्री की भी कैसी आयु मानेंगे? वर्तमान आयु। पुत्री की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष। अब देखिए बच्चों, प्रश्नानुसार जो शर्तें दी गई हैं उनको समझिए। प्रश्नानुसार क्या शर्त दी गई थी? पहली स्थिति क्या है? स्थिति 1, 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले की अगर हम बात करें तो आफताब की आयु हो जाएगी x - 7 और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y - 7। तो पहले की आयु ज्ञात करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? कम कर देते हैं जितने वर्ष पहले की बात हो। अब इन दोनों में क्या संबंध है?
जब हम आफताब की पुत्री की आयु का 7 गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, आफताब की आयु। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये हो गया समीकरण संख्या 1। फिर स्थिति 2 देखिए बच्चों, स्थिति 2 क्या है? स्थिति 2 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या है? जो आफताब की आयु है अभी x है, तो 3 साल बाद 3 जोड़ देंगे बच्चों, और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। दोनों में क्या संबंध है भाई? पुत्री की आयु का 3 गुना किसके बराबर है? आफताब की आयु का। हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण संख्या 2। हमें कौन सी विधि से हल करना है बच्चों? प्रतिस्थापन विधि से। क्या करते हैं इसमें? हम किसी भी एक समीकरण से चर का मान पृथक करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ में देखो, पिछली बार मैंने क्या किया था, समीकरण 2 से क्या किया था, पृथक किया था। अब की बार मैं समीकरण 1 से पृथक करके दिखाता हूँ। x को भी पृथक कर सकते हैं, y को भी पृथक कर सकते हैं, लेकिन बच्चों आप उसको पृथक कीजिएगा जिसका गुणांक 1 हो, क्योंकि आसान रहता है। यहाँ x का गुणांक 1 है, इसलिए मैं x को पृथक कर रहा हूँ। तो लिखूंगा समीकरण 1 से, क्या लिखूंगा बच्चों? समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 7y माइनस 42। देखिए, प्लस का 42 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7y प्लस का 7y, उधर जाके प्लस का 7y बन जाएगा। ठीक है ना? ये x का मान आ गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, इसमें रख दीजिए। x का मान है 7y माइनस 42 माइनस ये 3y अपनी जगह माइनस 6 अपनी जगह बराबर 0। यहाँ से 4y बराबर आ जाएगा 48 और y का मान आ जाएगा बच्चों कितना, 12। y का मान आ गया है 12। ठीक है, अर्थात उसकी पुत्री की आयु आ गई है, वर्तमान आयु 12 वर्ष। फिर आपको क्या करना है, y का मान किसी भी समीकरण में रख दे। y का मान जो आपको प्राप्त हुआ है उसको किसी भी समीकरण में रख दें, x का प्राप्त कर लें। तो y का मान मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 में रखने पर आपको मिल जाएगा x माइनस 3 गुणा y 12 माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से x आ जाएगा 42। ये x का मान आया है, लेकिन हमें x और y नहीं ज्ञात करने बच्चों, हमें आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करनी है। हालांकि x और y वही है, लेकिन ये हमने प्रश्न में या अपने हल में खुद की तरफ से इंक्लूड किए हैं, इसलिए मैं लास्ट में एक लाइन लिखने की ज़रूर सलाह दूंगा। आप लिखिएगा आराम से, अतः करके। अतः आफताब की आयु, हमसे तो आफताब की आयु पूछी गई है, x और y थोड़ी पूछा गया है। आफताब की आयु वो कितनी है, वो हो जाएगी 42 वर्ष, क्योंकि आफताब की आयु x वर्ष तो हमने मानी थी। तथा उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, 12 वर्ष। देखिए 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, आफताब की तो 45 वर्ष और पुत्री की 15 वर्ष, 15 की 3 गुनी हो जाएगी कि नहीं। ठीक है ना? तो प्रश्न में दी गई शर्तों को भी ये मान संतुष्ट कर रहे हैं, अतः हमारे जो मान आए हैं बच्चों पूरी तरीके से क्या है, सही है। इस प्रकार से हल कर लेंगे। पहले जो दी गई परिस्थिति है उससे हम क्या बनाएंगे, बीजगणितीय समीकरण बनाएंगे। समीकरण से फिर हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हल ज्ञात करेंगे। प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान है बच्चों, नाम में ही इसका अर्थ है एक चर का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए दूसरे समीकरण में। ठीक है ना? अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स बच्चों। उदाहरण संख्या 9। आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को लें। अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और
4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। याद कीजिए बच्चों, अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण संख्या 2 को आपको याद है ना, रोमिला और सोनाली वाली कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। उदाहरण संख्या 2 में आपसे कहा गया था, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरीके की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरीके की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति का बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण कर कीजिए या ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बच्चों आपसे ऐसा कहा गया था। यहाँ आपको क्या करना है, हल करना है, अर्थात आपको पता करना है कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य क्या है। तो हम करेंगे क्या, पहले इसका बीजगणितीय निरूपण करेंगे। तो बीजगणितीय निरूपण के लिए हम लिखेंगे हल के अंदर, मूल्य वाला प्रश्न है इसलिए एक एक वस्तु का मूल्य मानेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹X तथा एक रबड़ का मूल्य बराबर ₹Y। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें पता है 2 पेंसिल का मूल्य और 3 रबड़ का कुल मूल्य है 9 रुपये। 2 पेंसिल का हो जाएगा 2X, 3 रबड़ का हो जाएगा 3Y, कुल मिलाकर है ₹9। तथा सोनाली वाले केस में हम देखें तो 4X प्लस 6Y बराबर 18। ये 2 समीकरण हो गए। हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। क्या करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि में, एक चर को पृथक करेंगे किसी भी एक समीकरण से और दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ देखिए, अगर आप समीकरण 1 से निकालेंगे x या y किसी का भी मान, तो मैं निकाल लेता हूँ y का मान। इस बार देखो, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9। यहाँ से 3y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 2x, और y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 2x बटे 3। ये y का मान हम किस में रख देंगे बच्चों, समीकरण 1 से निकाला है तो दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर आप देखिए 4x प्लस 6y बराबर 18। ये रहा 4x प्लस 6y का मान कितना है 9 माइनस 2x बटे में 3। ठीक है, बराबर कितना है बच्चों 18। 3 से ये कट गया 2 बार और ये आ गया देखो 4x प्लस 18 माइनस 4x बराबर 18, और ये आ जाएगा 18 बराबर 18। तो ये तो होता ही है, हम जानते हैं ये तो हमेशा होता है। 18 तो 18 के बराबर ही होगा, कांस्टेंट है, अचर राशि है, 18 हमेशा 18 के बराबर होता है। तो ये क्या बता रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस बात का अर्थ क्या है। जब हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, y का मान समीकरण 1 से निकाल के 2 में रखा, तो हमारे पास तो चर राशि ही गायब हो गई। अब हम मान किसका निकालें, हमने कहा था प्रतिस्थापन विधि में क्या मिलेगा, हमें एक चर में समीकरण मिलेगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। तो बच्चों जब ये ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जो हमेशा क्या हो, सत्य हो, इस प्रकार का कथन आ जाए 18 बराबर 18, तो जो हमेशा सत्य होगा x तथा y के किसी भी मान के लिए सत्य होगा। अर्थात ऐसे अनंत मान हो सकते हैं जो दोनों समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट करे। वास्तव में ये दोनों समीकरण बच्चों एक ही हैं। कैसे हैं, एक ही, देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 4x प्लस 6y बराबर 18, तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 18। और देखिए 2x प्लस 3y, ये प्लस गुणा वाले 2 का भाग इधर चल जाएगा तो 9। क्या ये समीकरण संख्या एक ही है, बिल्कुल समीकरण संख्या एक ही है। तो जब इस प्रकार के समीकरण होते हैं और हमेशा सत्य कथन आता है इस प्रकार से 18 बराबर 18 वाला, तब आप कहते हैं
किस समीकरण के, इस समीकरण निकाय के अनंत हल विद्यमान हैं। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे अनंत हल विद्यमान, अनंत हल विद्यमान। याद कीजिए बच्चों, जब हमने ग्राफीय निरूपण किया था, ग्राफीय निरूपण किया था इस प्रश्न का, तब हमें समपाती सरल रेखा युग्म मिला था। तो तब भी हमने क्या कहा था, अनंत हल विद्यमान, ठीक है ना। वही यहाँ पर भी है। तो विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे ग्राफीय विधि हो, चाहे से अन्य कोई और विधि हो, हल तो आपका हमेशा क्या आएगा, समान ही आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और उदाहरण बच्चों। देखिए पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 10। आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण संख्या 3 लें। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। देखिए याद कीजिए 3.2 के उदाहरण संख्या 2 में आपको 2 रेखिक समीकरण दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि इसका ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ये वो उदाहरण है बच्चों, उदाहरण संख्या 3, जिसमें आपको ये 2 समीकरण दिए गए थे और आपसे क्या कहा गया था, आपसे कहा गया था कि ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए और हमें क्या मिली थी, समांतर रेखाएं मिली थी। अब हमें कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से आप ये पता करें कि क्या ये दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को कभी काटेंगी। तो ज्यामितीय रूप से तो हमने देखा था कि कभी नहीं काटेंगी। अब ये समांतर वाली स्थिति को प्रतिस्थापन विधि में हम कैसे देखते हैं, आइए समझते हैं। चलिए हम तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास कर लेते हैं एक बार के लिए। हल में जो समीकरण दिए गए हैं वो लिख लेंगे x + 2y - 4 = 0। समीकरण संख्या 1, 2x + 4y - 12 = 0। समीकरण संख्या 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 4 - 2y, 4 - 2y हो जाएगा। देखो ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाने वाला है, प्लस का 2y उधर जाके माइनस का 2y होने वाला है। x का मान आ गया है, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर यही है प्रतिस्थापन विधि। चलिए रखते हैं, 2x की जगह रखेंगे 4 - 2y और प्लस का 4y - 12 = 0, ठीक है ना। अब देखिए 4 दूनी कितना हो गया, 8 - 4y + 4y - 12 = 0। यहाँ से देखिए बच्चों ये तो हो गया कैंसिल, 8 - 12 = 0, अर्थात -4 किसके बराबर होता है, 0 के। हल किया हमने तो हमारे पास एक ऐसा कथन आ गया जो कि कभी भी सत्य नहीं होता है। पिछली बार हमारे पास कैसा कथन आया था, जो हमेशा सत्य होता है, 18 के बराबर। यहाँ पर कैसा कथन आया है, जो कभी सत्य नहीं होगा। क्या -4 कभी 0 के बराबर होगा क्या, कभी भी बराबर नहीं होगा। तो जब ऐसा हमेशा असत्य कथन, हमेशा के लिए असत्य कथन हो, x तथा y के किसी भी मान के लिए असत्य हो, तब हम कहते हैं x तथा y का कोई भी मान विद्यमान नहीं है, अर्थात इस समीकरण निकाय का कोई भी हल विद्यमान नहीं है। तो ऐसा कोई मान नहीं है, कोई हल नहीं है जिसके लिए ये दोनों पटरियां एक दूसरे को कभी काटे, ये दोनों पटरियां एक दूसरे को कभी काटे। तो क्या कभी काटेगी, तो हम बोलेंगे कभी नहीं काटेगी, कभी नहीं काटेगी। ये बात तो कभी भी सत्य नहीं है। अगर ये काटती तो हमें x या y का एक मान तो ऐसा मिलता जो दोनों समीकरणों को क्या करता हो बच्चों, संतुष्ट करता हो। मेरी बात आपको समझ में आई। प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल करते हैं ये आपको समझ में आया। किस किस प्रकार के प्रश्न आपके पास बन सकते हैं ये भी आपने देख लिया बच्चों। समांतर स्थिति में, समांतर रेखाओं की स्थिति में बच्चों प्रतिस्थापन विधि में किस प्रकार का रिजल्ट आता है और संपाती रेखाओं की स्थिति में किस प्रकार का स्टेटमेंट आता है सदैव सत्य वाला, ये भी हमने देख लिया है। उम्मीद करता हूँ प्रतिस्थापन विधि में अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आधारित प्रश्नावली आप स्वयं से हल करेंगे बच्चों। खुश रहिए, धन्यवाद।